जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एबी मैथ्स वाईटी में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति का परिचय देखने वाले हैं। परिचय यानी कि इस अध्याय में जो 1.6 तक की सारी प्रश्नावलियां हैं, इसमें किन किन टॉपिक से किस किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उन पर हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, कौन से सूत्र लगाकर उन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास संख्याओं के प्रकार से संबंधित। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला है हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, इसे हम लोग कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं और इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इसकी परिभाषा होती है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं। देखिए, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हमारे गिनती करने के लिए हम जिन नंबर्स का प्रयोग करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उसे हम कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं और इन्हें हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं या होल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं और इन्हें हम जेड से प्रेजेंट करते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर बनी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा में बीच में क्या है? 0। अब बीच इसके दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और इसके बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इस तरह आप याद रखेंगे, पूर्णांक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। बीच में नंबर लाइन पे या आप संख्या रेखा पे जो 0 होता है, ये ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो आप देखेंगे यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इन्हें हम केवल इसी संख्या से और एक से विभाजित कर सकते हैं, अर्थात इसके गुणांक केवल 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 मतलब स्वयं वह संख्या जिसका वह हमें भाग देना है और 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 2 के लिए बात करेंगे तो 2 जो होगी वो स्वयं से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी, तो इसके गुणांक केवल 2 हैं, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे और संख्याएं हैं, जैसे कि 13 ले लीजिए, तो 13 में किसी और संख्या से भाग नहीं जाता, 13 में सिर्फ 13 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, तो इसके भी यहाँ पे 2 ही गुणांक है, 2 ही फैक्टर हैं। तो जिसमें इस संख्या के 2 फैक्टर हों तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में डिविजिबल नंबर्स कहते हैं और ये एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 10 है, ये 10 खुद से तो विभाजित होगा ही। ठीक है, साथ में ये जो 10 है ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा और यही 10 2 से भी विभाजित हो जाएगा और यही 10 5 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके जो फैक्टर्स हैं ये 2 से अधिक हैं। ठीक है, 2 से अधिक हैं, इसका मतलब इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं, तो यह भाज्य संख्या होगी। जिसके फैक्टर 2 होंगे वो अभाज्य संख्या होगी और 2 से अधिक फैक्टर वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके गुणांक अधिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में और इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे 0 जो है, ये 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम 0/1 लिख सकते हैं,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0/1 का अर्थ भी क्या होता है? 0 ही होता है। इसका मतलब हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1, यानी कि हमने 0 को किसकी फॉर्म में लिख दिया? इसे हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे P का मान 0 हुआ और Q का मान 1 हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने इसे P/Q की फॉर्म में लिख चुके, या हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, जिसमें ये जो P और Q है ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे जितने भी संख्याएं मैंने लिख रखी हैं ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे कि करणी 2। अब ये करणी 2 है, इसे हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। यहाँ जो पाई है ये भी अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पाई होता है ये अपरिमेय होता है, जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, और इन्हें हम आर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं हमने अभी तक पीछे पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याओं का जो संग्रह है, या आप कह सकते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन्हीं सभी संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में इस वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे हमें वास्तविक संख्याएं हमने देखे, उसके बाद उसके दशमलव प्रसार, यानी कि हम देखेंगे कि जो जो संख्याएं हैं उनको भाग देने पर उनका जो उत्तर आता है या उसमें जो शेषफल आता है वो किस तरह का होगा, यानी कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ इसके 3 प्रकार होते हैं। दशमलव प्रसार को 3 स्थितियों में बांटा जाता है। पहली स्थिति होती है शांत, ठीक है। तो इस स्थिति में जो शेषफल होता है वो शून्य आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 एक संख्या है, या आप 1 में 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। 1 में 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ पे 1 जो है ये छोटी है, भाग देते तो आप लोगों को आता ही होगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप भाग देना भी सीख सकते हैं। और किसी को भाग देना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग भाग के लिए सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे आप लोगों को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो आप लोगों को भाग करना भी आ जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 2 से छोटी संख्या है 1, अब इसमें हमें इसका भाग देना है। तो क्या करना है? यहाँ पे सामने एक 0 लगा देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ एक 0 लगाए हैं, इसलिए आंसर में हम लोग क्या करेंगे? एक 0 और दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ हो गया है 10 और ये है हमारे पास में 2। अब ये हो गया इससे बड़ा, इसलिए अब हम यहाँ पे इसका इतने बार पहाड़ा पढ़ें ताकि ये आगे ना बढ़े, ठीक है। तो अब हम 2 से यहाँ पे क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का। कितने बार पढ़ना पड़ेगा? 5 बार। तो 5 बार में हमारे पास आ जाता है 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और इसे हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे। अब 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो शेषफल आप देखेंगे कितना आया है हमारे पास में? शेषफल आया है 0, यानी कि आंसर हमारे पास में एक तरह से क्या आ जाता है? कंप्लीटली आंसर आ जाता है हमारे पास 0.5। 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आता है? 0.5 आता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। अनवसानी आवृत्ति, या आप इसे कह सकते हैं अशांत आवृत्ति। तो इस स्थिति में क्या होता है? जो शेषफल होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए 1 में आपको 3 से भाग करना है, ठीक है ना। 1 में आपको 3 से भाग करना है, तो फिर यहाँ आप देखेंगे 1 जो है ये छोटी संख्या है, इसलिए आप इसके साइड में एक 0 लगाएंगे, और एक 0 लगाए हैं इस वजह से हम यहाँ 0 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 10 से आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पे इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास में 3 तर का 9। अब आप इसको इससे घटा देंगे तो 10 में से 9 जाएंगे, हमारे पास में आ जाएगा 1। तो शेषफल यहाँ पे क्या आया है? 1, है ना।
अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से 3 से हम 1 में भाग देंगे तो 1 छोटा है, यानी कि हमें यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पॉइंट पहले से लगा चुके हैं। अब इस पॉइंट का हमने यहाँ पे एक 0 लगा दिए तो कितने बार पहाड़ा पढ़ें कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 3 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में फिर से आ जाएगा 0, 9 और इसे हम यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास में फिर से शेषफल 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 3, 3, 3 इस तरह से आंसर चलते जाएगा और शेषफल हमारे पास में 1 ही आते रहेगा। इसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी कि ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो शेषफल है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस आंसर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.3 और इसके ऊपर बार। ठीक है, इस बार का अर्थ ये होता है कि ये जो अंक है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये अंक बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति। नेक्स्ट है अनवसानी अनावृत्ति या अशांत अनावृत्ति। आप इस स्थिति में देखेंगे शेषफल जो होता है ये इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। आंसर्स जो आते हैं वो अलग अलग आते रहते हैं, शेषफल भी अलग अलग आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 हो गया, या ऐसे अपकरणी 2 कह सकते हैं, और पाई हो गया। पाई का मान भी यहाँ पे हमारे पास में बदलता जाता है। ठीक है, तो जो ऐसी संख्याएं जिनके आंसर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं ना। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे 3, 3, 3, 3 ये रिपीट हो रहा था, ये क्या था? अनवसानी आवृत्ति था। लेकिन यहाँ जैसे √2 की बात करेंगे तो √2 की वैल्यू होती है 0.4142। इस तरह से ये आगे चलती रहती हैं। नेक्स्ट है इस चैप्टर में हमारे पास में घातांक और घातांक के नियम से संबंधित प्रश्नावलियों में क्वेश्चंस भी हैं। आगे हम लोग प्रश्नावलियों को जब सॉल्व करेंगे तब हम इन नियमों का पालन करेंगे, देखेंगे ये किस तरह से हमें इन सूत्रों को उन सवालों में लगाना है और कैसे हम लोग उन सवालों के आंसर्स निकाल कर लाते हैं। ठीक है, तो पहला नियम देखते हैं। पहला नियम होता है हमारे पास में कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो उसका अर्थ होता है 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 की पावर अगर 0 दी हुई है इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 1। जैसे 100 ले लेते हैं, 100 की पावर भी अगर 0 है तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। जैसे x की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो आप लोगों को ये नियम याद रखने होंगे। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, पावर यानी कि घातांक, ठीक है, आप यहाँ पे मैं ये पावर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? घात। ठीक, ये घात जो होती है जो संख्या के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, किसी संख्या के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ 100 के ऊपर ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 की घात 0 है। ठीक है, तो 100 की घात 0 का आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो कितनी भी संख्याएं हो जाएं, वो कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उसका आंसर कितना आता है? अगर उसकी घात 0 है तो उसका आंसर 1 ही आता है। ठीक, दूसरा नियम क्या है हमारे पास में? किसी भी संख्या की पावर यानी कि घात अगर माइनस में हो तो उसे हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर -1 है या 2 की घात -1 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 के बटे 2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो भी संख्या होती है इसमें ये जो कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ पावर है और वो क्या है? 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने इस संख्या को क्या लिख दिया? 1/2, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी पावर 1 है। ठीक, जैसे मान लीजिए और उदाहरण ले लेते हैं इस नियम को समझने के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 है और इसकी पावर -3 है, तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं? 1 पहले लिख देंगे सबसे ऊपर, बटे ये जो 4 की पावर -3 था इसे आप 4 की पावर +3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इसे आप लिख सकते हैं। तो ये दूसरा नियम होता है हमारे पास में। नेक्स्ट नियम क्या है हमारे पास में? a की पावर m यानी कि a की घात m है गुणा a की घात n है, तो इसे आप a की घात m + n लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 है और नीचे जो ये बेस सेम होने चाहिए, जो आधार होते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे 2 की घात 3 है और गुणे में फिर से 2 की घात 5 है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? दोनों आप देखेंगे ये जो संख्याएं हैं ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, नीचे जो आधार है ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे ये जो 2 है दोनों में सेम है। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? 2 लिखेंगे बेस जैसा का वैसा आधार, और इसके बाद ये 3 और 5 को आप जोड़ देंगे। ठीक है, आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 2 की पावर
8 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ठीक इस तरह से तीसरा नियम कंप्लीट होता है। चौथा नियम क्या कहता है, अगर बेस सेम है यानी कि आधार सेम है, ठीक है, आधार समान है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मान लीजिए इसके लिए भी उदाहरण लेते हैं, 2 की पावर 3 है और इसके बटे में 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जो आधार है ना, आधार क्या है 2, यहाँ पे भी आधार 2 है, तो इसकी घात 3 है, इसकी घात 5 है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 आधार जैसा का वैसा और पावर को घटा देंगे, यानी घातों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस 5, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो इसी तरह के प्रश्न हमारे पास में प्रश्नावलियों में दिए गए हैं, हम उन सवालों को प्रश्नावली के सॉल्यूशंस में भी करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियोस हम लोग इस चैनल पर लाते रहेंगे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उदाहरण और सभी प्रश्नावलियों के सॉल्यूशंस हम लोग आगे की वीडियोस में लाएंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 की घात आ जाएगा माइनस का 2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पहला ये दूसरा नियम हम लगा सकते हैं यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन नियमों का पालन करना होगा, हमें ये नियम याद रखने होंगे। पांचवा नियम क्या कहता है, जब भी बेस सेम हो, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें इसकी पावर 3 है और कोष्टक लगा के ऊपर एक और पावर है 5। तो इससे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 जैसा का वैसा, और ये जो 3 है इसके बाहर कोष्टक के पावर में, और हमारे पास में घात है 5, तो आप इसे इस तरह से लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 की घात आ जाएगी अब 5 तिया 15, ठीक है। इस तरह से इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में a की पावर m/n, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आप देखेंगे a की पावर m/n, यानी कि आप अगर यहाँ पे 2 की पावर 3/5 दिया हुआ है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5√2 की पावर 3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम लोग 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस जब भी हम अपलोड करें तो आप लोगों तक वो पहले से जल्दी पहुंच जाएं। धन्यवाद।